नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा ध्यान जो लेखन कौशल है उस पर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सवाल है, अच्छे लेखन के लिए हमें किस प्रकार से प्रयास करना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम भाषा के इन 4 कौशलों को ध्यानपूर्वक देखें, इनके मूल आधार की खोज करें, तो ऐसा लगता है कि इन सभी कौशलों के पीछे बोध या चिंतन आधार है और भले लोग उसे भाषाई कौशल के रूप में रेखांकित नहीं करते हों, लेकिन चिंतन करना तो एक कौशल का हिस्सा होता ही है। कई बार सोचने के तरीके सिखाए जाते हैं, कई बार यह सिखाया जाता है कि इस तरह से सोचो। सोचने का आदर्श तेल की धार की तरह निरंतरता के रूप में कई लोग बताए पाए जाते हैं। हालांकि सीधे सीधे जिसे हम भाषा कहते हैं उसकी परिधि में सोचना नहीं आता दिखता, भले वह भाषा के प्रयोग के इन 4 आयामों या 4 कौशलों का आधारभूत हो। लेकिन यदि हम विश्वविख्यात भाषा विज्ञानी नोएम चॉम्स्की के डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर यानी गहन संरचना और सतह या बाह्य संरचना वाले मॉडल को सामने रखकर उसी से प्रेरित होकर कुछ कहना चाहें, तो इस तरह से कह सकते हैं कि भाषा का एक अमूर्त रूप मस्तिष्क के गहनतम तल में होता है। वह एक अमूर्त कथ्य रूप होता है। वहाँ वे वाक्य अमूर्त रूप में होते हैं और सरफेस स्ट्रक्चर यानी प्रत्यक्ष भाषा व्यवहार का जो स्तर है, बोलने के रूप में या लिखने के रूप में, वहाँ तक आते आते वे भाषा विशेष में प्रयुक्त होने वाली इकाई के रूप में ढल जाते हैं। तो डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा बातें तो यहाँ कहने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भाषा के 4 कौशलों का आधारभूत जो चिंतन या बोध रूपी आयाम है, जो गहन संरचना में मस्तिष्क के गहन तल में स्थित है, एक सहजात वृत्तियों के पुंज के रूप में स्थित है, सहजात वृत्तियों की प्रक्रिया के रूप में स्थित है, और उसका परिणाम है भाषा विशेष के रूप में, अलग अलग भाषाओं के रूप में कथ्य निरूपक इकाइयों के सृजन के रूप में। तो गहन तल पर अमूर्त वाक्य रूप में अवस्थित हैं, वे भाषा विशेष के रूप में ढलकर भाषा की संप्रेषणात्मक इकाई वाक्य के रूप में आकार लेते हैं। और हम कई देशी विदेशी चिंतनों से यह भली भांति जान चुके हैं कि संप्रेषण व्यवस्था की न्यूनतम इकाई वाक्य ही है, भले वह कभी कभी एक शब्द की तरह ही सुनाई क्यों न दे। उदाहरण स्वरूप, हम किसी को आए दिन कहते हैं नमस्ते या आओ या आए, तो गहन तल या जो मूल चेतना है उसके स्तर पर तो वाक्य एक पूर्ण रूप में ही
आकार लेता है, लेकिन हमारे भाषा विशेष के संदर्भ में या हमारे भाषा प्रयोग की जो इच्छा शक्ति है उसके संदर्भ में इस तरह से सीमित या तथाकथित अपूर्ण वाक्य के रूप में वह पूर्ण वाक्य आकार लेता है। दूसरे शब्दों में, मैं आपको या तुम्हें नमस्ते कर रहा हूँ या कर रही हूँ ही एक कथित अपूर्ण वाक्य नमस्ते जैसे रूप में ढलता है। और कई बार तो इससे भी छोटे वाक्य हमें दिखाई देते हैं। कई बार हम किसी को केवल इतना कहते हैं किसी इशारे के साथ तो उसके कई आशय वाक्य रूप हो सकते हैं जिसे सुनने वाला या सुनने वाली समझ जाता या समझ जाती है। हमारे बोध में, हमारे मस्तिष्क के गहन तल में वह एक वाक्य रूप में है जो सतह संरचना या बाह्य संरचना में एक ध्वनि विशेष के रूप में भले दिखाई दे, लेकिन वस्तुतः वह एक व्याकरणिक दृष्टि से अपूर्ण वाक्य है। और सुनने वाले के मस्तिष्क के गहन तल में वह जाकर जब विकोडन को प्राप्त होता है तो उसका अर्थ भी सामने वाला व्यक्ति मुझे बुला रहा है या मुझे किसी चीज पर डांट रहा है, किसी चीज से, किसी काम के करने से वर्जित कर रहा है, किसी काम के करने से मना कर रहा है आदि आशयों का बोध वह करता या करती है। तो इस प्रकार भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई वाक्य ही है, भले वह कभी कभी एक शब्द जैसा सुनाई क्यों न दे। बात आज दरअसल लिखने की कला के विकास या लेखन या आदर्श लेखन के लिए विचारणीय बातों के संदर्भ में हमें करनी है, तो हम उस विषय की ओर लौटते हैं। सबसे पहले तो भाषा के किसी प्रयोग में स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा कथ्य क्या है, हम कहना क्या चाहते हैं। भाव रूप में या विचार रूप में हम कहना क्या चाहते हैं, किस विषय पर, किस तरह से, किस भाव या विचार क्रम में कहना चाहते हैं। कथ्य की स्पष्टता के बाद दूसरी स्पष्टता, हमें किसे कहना है, मतलब लिखने के संदर्भ में किसके लिए हम लिख रहे हैं, लक्ष्यभूत पाठक कौन है। भाषा के लक्ष्यभूत पाठक या श्रोता का निर्धारण और उसे कहना क्या है, उस तक पहुंचाना क्या है, इन दोनों वस्तुओं का निर्धारण अलग अलग एक के बाद एक होने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि एक साथ ही घटित होने वाली चीजें हैं जो पारस्परिकता में खड़ी होती हैं। कथ्य और संबोध्य का निर्धारण होने के बाद फिर इन्हीं के स्वरूप के अनुसार बाह्य संरचना या सतह संरचना पर हमें कैसे आना है, किस क्रम से आना है, किस रूप में आना है का निर्धारण होना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग द्वैभाषिक या बहुभाषिक होते हैं, तो सबसे पहला निर्धारण तो उनके अंदर यह होता है कि उन्हें किस भाषा में अपने को अभिव्यक्त करना है, अपने को लिखकर अभिव्यक्त करना है। तो संबोध्य के संदर्भ में
इसका निर्धारण होता है। फिर इसके निर्धारण के बाद यह निर्धारित होता है कि हम जो वाक्य संयोजित करने जा रहे हैं उनका क्या क्रम है और वाक्य में शब्दों का आपसी क्रम क्या है, जिससे अपने उद्देश्य के अनुरूप हम सही, सटीक, प्रभावकारी संरचना को उपस्थित कर सकें। उसके संदर्भ में मस्तिष्क में जो एक शब्दावली होती है, शब्दों की एक कतार होती है, एक अमूर्त शब्दकोश होता है, जिसमें बहुत सारे स्रोतों से शब्द आकर जमे होते हैं, जो हमारी शब्द क्षमता के पर्याय के रूप में होते हैं। उनमें से सटीक, संदर्भ युक्त, प्रभावकारी शब्दों का चुनाव होता है। हम जितना ही भाषाई रूप से दक्ष होते हैं या कुशल होते हैं, उसके अनुसार उतना ही सटीक, संदर्भ युक्त या प्रभावकारी शब्दों का चुनाव हम कर पाते हैं। फिर जो सबसे बाहरी स्तर है वह है प्रकट रूप से लेखन का। फिर उस लेखन के दो संदर्भ स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देते हैं, एक रचनात्मक संदर्भ और एक यांत्रिक संदर्भ। तो आज के वीडियो में इतना ही। चलते चलते एक आग्रह और है कि आपको यह चैनल या इसमें प्रस्तुत किए गए विचार किसी मात्रा में पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, और यदि किसी मात्रा में कुछ पसंद ना आए और कुछ सुझाव देना चाहें तो ऐसे सुझावों का स्वागत है, ऐसे मार्गदर्शनों का स्वागत है, लेकिन त्वरित टिप्पणियां करने से बचें, क्योंकि बिना सुने त्वरित टिप्पणियां करने से आपकी स्थिति का भी पता चलता है और इस चैनल का उद्देश्य भी बाधित होता है। तो इस चैनल के प्रसार में आप सबका इसी प्रकार सहयोग बना रहेगा, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा ले रहा हूं और आशा है कि जल्द ही मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।